नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद, पार्ट 7। देखते ही देखते सांप के फन के चिथड़े उड़ गए। सब दौड़कर नीचे गिरे अपने आदमी के पास पहुंचे। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, चेहरा नीला सा पड़ता जा रहा था, होठों से धीमी धीमी कराहे निकल रही थी। हर अगले पल में उसकी फटी आंखें बंद होती जा रही थी। देखते ही देखते उसके शरीर ने तीव्र झटका खाया और फिर वह शांत पड़ गया। अपने साथी को इस प्रकार मरते देखकर सब हक्के बक्के रह गए थे। नीलकंठ ने उसकी सांस देखी जो बंद हो चुकी थी। बहुत जहरीला सांप था। उसके चेहरे ने फौरन इसके दिल पर असर किया है। कहते हुए उसकी निगाह पेड़ की पत्ती टहनी पर लिपटे सांप के मृत शरीर पर गई, जिसका फन गोली से उड़ चुका था। उसका शरीर बेजान सा टहनी से लिपटा पड़ा था। सबके चेहरों पर अफसोस के भाव थे। अब क्या किया जाए? एक के होठों से निकला। कुछ नहीं किया जा सकेगा, जोसेफ वोहरा ने शांत स्वर में कहा। एक तो हमारे पास समय कम है, दूसरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि जिससे इसकी आत्मा को शांति मिल सके। हमें पीछे की बात भूलकर आगे बढ़ना होगा। जोसेफ वोहरा ने ठीक ही कहा था। न चाहते हुए भी वे सब पुनः आगे बढ़ गए। चलते चलते जोसेफ वोहरा ने ऊंचे स्वर में कहा, हमें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। यहाँ पर जाने कैसे कैसे खतरे मौजूद हैं जो कभी भी हादसे के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों को खुद उठानी होगी। हम सब ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। जोसेफ वोहरा के शब्दों पर सबके मन में खौफ उमड़ा। डरने की जरूरत नहीं है, जोसेफ वोहरा ने हौसला बढ़ाया। हो सकता है यह पहला और आखिरी खतरा हो। आने वाले वक्त में हम सब ठीक रहें। लेकिन भय की परत तो उनके दिलो दिमाग में बैठ ही चुकी थी। सर, नीलकंठ ने धीमे स्वर में कहा, ऐसे कई खतरे अभी हमारे सामने आएंगे। मालूम है, जोसेफ वोहरा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अपने आदमियों का हौसला मत टूटने दो। नीलकंठ ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। नीलकंठ, तुम क्या समझते हो? ऐसे खतरनाक टापू पर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो सकता है। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी। जब जोसेफ वोहरा की पार्टी काफ़ी आगे निकल गई तो एकाएक पेड़ के बेहद मोटे तने के पीछे से चमकती हरी आंखों वाला 5 फीट का सख्त जान व्यक्ति निकला। आंखों के बीच का हरा गोला किसी बल्ब की तरह चमक रहा था। उसने घुटनों तक फटी घिसी पैंट और मैली सी कमीज पहन रखी थी। सिर के बाल छोटे मोटे थे। पलक झपकते ही उसने नीचे पड़े मृत व्यक्ति को उठाकर कंधे पर लादा और रफ्तार के साथ पेड़ों के बीच गुम होता चला गया। मीर सिंह चावला आसपास पैनी निगाहों से देखते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। 2-4 मिनट से उसने मलिक से बात नहीं की थी। 2 आदमी आगे चल रहे थे और वे बीच में थे। पीछे भी सामान उठाने वाले आदमी चल रहे थे। तभी उनके बीच हलचल पैदा हुई जब मालूम हुआ कि उनमें से एक आदमी कम है। भीखा कहाँ गया? शोर पड़ने पर अजीत मलिक ने अजीब से स्वर में पूछा। साथ में वह अपने खास आदमी लाया था जिन पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वक्त आने पर वे सब उसका साथ देंगे। यहीं तो था, पीछे आ रहा था, एक ने कहा। तो गायब कहाँ हो गया? मीर सिंह की आंखें सिकुड़ चुकी थी। हम खुद परेशान हैं कि वह कहाँ गया, जयराम ने कहा। आखिरी बार उसे कब देखा था? मीर सिंह ने पूछा। इस सवाल पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 5-7 मिनट पहले उसे देखा था। वह सामान उठाए पीछे आ रहा था। पीछे आ रहा था तो सामान के साथ कहाँ गायब हो गया? मलिक बोला। क्या कहा जा सकता है, वह तो। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि कहाँ गया। मीर सिंह की आंखों के सामने हरी चमकती आंखें नाच उठी। चेहरे पर खौफ की लहर उभरी और गायब हो गई। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मलिक ने पलटकर मीर सिंह चावला को देखा। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। मीर सिंह ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। वह हरी आंखें किसी और की नहीं, आदमखोरों की होगी। वे हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम लोग टापू पर हैं। वे छिपकर हमें पकड़ रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, अजीत मलिक ने सिर हिलाकर कहा। क्या मतलब? सर, हरी आंखें आपकी आंखों का धोखा है। मैं इस बात को नहीं मानता कि। शट अप। मीर सिंह ने दांत खींचे।
तुम मुझे पागल समझते हो? मैंने उनकी हरी आंखें रात के अंधेरे में बल्ब की तरह चमकती देखी थी। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तुम मीर सिंह को पागल समझते हो? मीर सिंह धोखा खाने वाला होता तो आज अंडरवर्ल्ड में उसका नाम न लिया जाता। मलिक ने सिर हिलाया। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि उसे हरी आंखों वाले यानी कि आदमखोर ही ले गए हैं? इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। मीर सिंह ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अगर रुकना चाहता, थक गया होता तो हमें कह देता, खामोशी से पीछे ही न बैठ जाता। साफ जाहिर है उस पर किसी ने इस तरह से काबू पाया कि वह चीख भी न सके और वह हमें बता नहीं सका। मलिक ने सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं सर। कहने के साथ ही मलिक ने सिगरेट सुलगाई। मीर सिंह चावला का चेहरा क्रोध से धधक उठा। तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे सामने सिगरेट सुलगाओ? मीर सिंह ने शब्दों को चबाकर कहा। अजीत मलिक मुस्कुराया। सर, यहाँ के हालात ऐसे हैं कि हमें लंबे समय तक इकट्ठे ही रहना है और सिगरेट पीने की आदत तो जाती नहीं। हमारे साथ चल रहे हमारे और आदमी भी परेशान हो रहे होंगे कि सिगरेट कैसे पिए। आप सामने हैं, इसलिए अगर आप इन्हें इजाज़त दें तो बढ़िया रहेगा। मलिक ने शांत स्वर में कहा, जबकि उसके एक एक शब्द में बगावत झलक रही थी। मीर सिंह चावला ने मलिक की आंखों में झांका। मलिक मुस्कुराया। कोई और वक्त होता तो मीर सिंह मलिक के इन शब्दों पर फौरन उसे शूट कर देता, लेकिन इस समय हालात ऐसे थे कि उसका कहा गया एक शब्द भी गड़बड़ कर सकता था। बरबस ही मीर सिंह मुस्कुराया। यह बात तो मुझे याद ही नहीं रही थी। तुम ठीक कह रहे हो मलिक। फिर मीर सिंह कुछ ऊंची आवाज में कह उठा, तुम लोग सिगरेट पी सकते हो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। कईयों के चेहरों पर तसल्ली के भाव उभरे। एक ने तो जल्दी से सामान नीचे रखकर सिगरेट सुलगा ली। अजीत मलिक जानता था कि मौका मिलते ही मीर सिंह उसके साथ कोई गड़बड़ करेगा। इस समय तो सबको सिगरेट पीने की इजाज़त देकर उसने बात संभाल ली थी। आगे बढ़े सर? मलिक ने शांत स्वर में कहा। हाँ, मीर सिंह ने सिर हिलाया। अजीत मलिक ने अपने साथियों से कहा, पीछे से भी तुम लोग सावधान रहना। कोशिश करो कि साथ साथ ही चले। अलग अलग चलने से ऐसा ही कोई हादसा हो सकता है। सब खुद को बचा कर रखो। भीखा के साथ कोई बुरा हादसा पेश आया है, इसमें कोई शक नहीं। स्पष्ट है कि कोई हम पर नज़र रख रहा है। और वे लोग आदमखोर भी हो सकते हैं जो कि एक साथ हमला न बोलकर एक एक को हमसे जुदा करके हमारी ताकत को कमज़ोर करना चाहते हैं। मलिक के शब्दों के साथ ही वहाँ खामोशी छा गई। चलो। उसके बाद सारे सामान उठाकर चल पड़े। अब वे साथ साथ चल रहे थे कि फिर उनके साथ कुछ बुरा न हो सके। मलिक ने घड़ी देखी। दिन के 11 बज रहे थे। चलते चलते वह मीर सिंह को देखकर बोला, सर, इस बात के पूरे चांस हैं कि जोसेफ वोहरा अब तक टापू पर आ पहुंचा हो। मुझे यकीन नहीं आता कि वह टापू इतनी जल्दी तलाश कर लेगा। मीर सिंह ने कहा, जोसेफ वोहरा बहुत समझदार इंसान है। इतना समझदार तो नहीं हो सकता कि उसकी वोट सैकड़ों टापुओं को छोड़कर इसी टापू पर आकर रुके। आप ठीक कह रहे हैं सर। मलिक ने कश लिया। लेकिन अंडमान निकोबार से यह जानना उसके लिए कठिन नहीं है कि हम लोग कैसे वहां से रवाना हुए। जोसेफ वोहरा आसानी से श्री राम को तलाश करके यह बात मालूम कर सकता है और श्री राम को इस टापू का बखूबी पता है। मीर सिंह सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। जोसेफ वोहरा के ग्रुप को आगे बढ़ते हुए 3 घंटे हो चुके थे। एक आदमी के सांप के कारण मौत के मुंह में जाने के अलावा अभी तक कोई और हादसा नहीं हुआ था। अभी तक उनके दिमाग में अपने साथी की मौत घूम रही थी। जोसेफ वोहरा सबसे आगे था। बगल में चल रहा था नीलकंठ। उनकी निगाहें हर तरफ का जायजा ले रही थी कि कहीं उनके साथ बुरा हादसा पेश ना आ जाए। सर, नीलकंठ ने कहा। हाँ, निगाहें घुमाते हुए चल रहे जोसेफ वोहरा के होठ हिले। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ आदमखोर लोग बसते हैं। अगर वे सामने आ जाएं तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए? नीलकंठ ने पूछा। वैसे हमें उन पर गोलियां बरसाकर उन्हें पक्के तौर पर दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अगर वे आदमखोर हैं तो दोस्ती के भी काबिल नहीं हैं। जोसेफ वोहरा ने सोच भरे स्वर में कहा। तो क्या उन्हें शूट किया जाए? जैसा हालात कहें हमें करने को, हमें वैसा ही करना होगा। नीलकंठ सिर हिलाकर रह गया। जोसेफ वोहरा के उठते कदमों में पहला कदम जमीन पर पड़ा तो उसे लगा जैसे पांव जमीन में धंस रहा हो।
दूसरे कदम पर भी ऐसा ही महसूस हुआ। तीसरे पर लगा जैसे वास्तव में पांव नीचे धंसा जा रहा हो। वह जोसेफ वोहरा जैसे इंसान की लापरवाही थी। ध्यान कहीं और होने के कारण उसने पांवों का धंसना गंभीरता से नहीं लिया। सोचा गीली मिट्टी होगी। छठे कदम के पश्चात जोसेफ वोहरा एक भी कदम उठाने के काबिल नहीं रहा। उसके मस्तिष्क में बिजली सी कौन थी। अपने पीछे 2 कदम पर आ रहे नीलकंठ को जोरों से धक्का दिया, जिससे कि नीलकंठ 4-5 कदम पीछे जा गिरा। 2 पल के लिए तो सब हक्के बक्के रह गए। जब माजरा समझ में आया तो रहे सहे होश भी उड़ गए। जोसेफ वोहरा घुटने तक दलदल में धंस चुका था और बेहद मध्यम गति से उसका शरीर धीरे धीरे ना दिखाई देने वाली गति से दलदल में धंसता जा रहा था। सर! नीलकंठ समझ गया कि उसे जोसेफ वोहरा ने इसलिए धक्का दिया कि कहीं वह भी दलदल में न धंस जाए। जोसेफ वोहरा को दलदल में देखकर जैसे सबके होश उड़ गए थे। दलदल में धंसता जोसेफ वोहरा बेहद शांत नजर आ रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो चीख चीख कर टापू को सिर पर उठा लिया होता। हड़बड़ाहट की हालत में नीलकंठ ने आगे बढ़ना चाहा। आगे मत बढ़ो बेवकूफ, जोसेफ वोहरा ने होंठ भींचकर कहा। नीलकंठ को जैसे होश आया, वह वहीं ठिठका। जोसेफ वोहरा का शरीर कूल्हों तक धंस गया था। सर आप, सामान में से नायलॉन का रस्सा निकालो, होंठ भींचे जोसेफ वोहरा ने कहा। उसके बाद तो जैसे नीलकंठ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी से सामान में से नायलॉन का मोटा रस्सा निकाला और उसका एक सिरा जोसेफ वोहरा की तरफ फेंका। जोसेफ वोहरा ने सख्ती से रस्सा कलाई पर लपेटकर दोनों हाथों में जकड़ लिया। नीलकंठ ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर सबसे कहा, सब रस्सा पकड़कर पूरे जोर से खींचो। अगले ही पल सब रस्सा पकड़कर जोर से खींचने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। जोसेफ वोहरा को ऐसा लग रहा था जैसे दलदल के बीच में से कोई शक्ति उसकी टांगे पकड़कर खींच रही हो। फिर धीरे धीरे जोसेफ वोहरा का शरीर दलदल से बाहर खींचने लगा। नीलकंठ और बाकी पूरी ताकत लगाकर रस्से को खींच रहे थे। करीब 3 मिनट लगे जोसेफ वोहरा को दलदल से पूरी तरह बाहर आने में। जमीन पर आकर पीठ के बल लेटा जोसेफ वोहरा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे टांगों में जान ही न रही हो। नीलकंठ और अन्यों के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। आप कैसे हैं सर? ठीक, जोसेफ वोहरा हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ले आया। सर, अगर आपने मुझे धक्का ना दिया होता तो मैं दलदल में फंस जाता, नीलकंठ बोला। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता नीलकंठ कि खुद डूबते समय दूसरे को भी ले डूबो। जोसेफ वोहरा अब पुनः पहले वाली सामान्य अवस्था में आता जा रहा था। आगे बढ़ने की तैयारी करो। सर, आप कुछ देर आराम कर लेते तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जोसेफ वोहरा कहने के पश्चात धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कमर तक उसकी जीन कीचड़ से सनी हुई थी। उसकी निगाह दलदल की तरफ घूमी। दलदल को देखते हुए उसके होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। फिर वे लोग दलदल का रास्ता काटकर पुनः आगे बढ़ने लगे। देवराज चौहान की मोटर बोट 3 बजे रात को तट से रवाना हुई थी। बोट को चलाने का काम जगमोहन ने संभाल लिया था। देवराज चौहान ने टापू तक पहुंचने का नक्शा जगमोहन को अच्छी तरह समझा दिया था। जगमोहन ने तूफानी गति से बोट दौड़ा दी थी। शमशेर सिंह और बख्तर जगमोहन के पास ही खाली जगह में लेट गए थे। बोट के ऊपरी हिस्से में 2 छोटे छोटे केबिन बने हुए थे। देवराज चौहान और सोहनलाल ऊपर पहुंचे। 4 दिनों की थकान उन पर हावी थी। दोनों एक एक केबिन में प्रवेश कर गए कि कुछ देर नींद ले ली जा सके। सोहनलाल केबिन में प्रवेश करते ही ठिठका। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। केबिन की लाइट जल रही थी और बेड पर वानखेड़े आराम से बैठा था। तुम? सोहनलाल के मस्तिष्क को झटका लगा। वानखेड़े मुस्कुराया। मैंने तो सोचा था कि शायद इस केबिन में देवराज चौहान आएगा, वानखेड़े मीठे स्वर में बोला। वह बगल वाले केबिन में है, अभी बुलाता हूँ, कहकर सोहनलाल ने पलटना चाहा। रुक जाओ, वानखेड़े का कठोर स्वर उसके कानों से टकराया। सोहनलाल ठिठका, सूखे होठों पर जीभ फेरी। कुर्सी पर बैठ जाओ। सोहनलाल आगे बढ़ा और इकलौती कुर्सी पर जा बैठा। 2-4 घंटे बीत लेने दो, दिन निकल लेने दो, मैं खुद देवराज चौहान के पास चला जाऊंगा। अब क्या है? अब? वानखेड़े मुस्कुराया। अभी बोट तट से ज्यादा दूर नहीं गई। देवराज चौहान मुझे बोट से नीचे भी धकेल सकता है कि मैं तैरकर किनारे पर पहुंच जाऊंगा। धक्का तो वह सुबह भी दे देगा।
सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। नहीं देगा, मैं देवराज चौहान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वानखेड़े हंसा। वानखेड़े को घूरते सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे समझ नहीं आता, तुम कैसे पुलिस वाले हो? वानखेड़े के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। बेटे, तुम लोग ऊँट हो, ऐसे ऊँट जो कभी पहाड़ के नीचे नहीं आए, इसलिए खुद को बहुत कुछ समझते हो। जिस दिन पहाड़ के नीचे आए तो तब मालूम होगा कि तुम लोगों के बड़े भी हैं। यह ऊँट कौन हुआ? सोहनलाल गोली वाली सिगरेट का कश लेकर कह उठा। तुम लोग, हम तो नन्हे मुन्ने खेलते बच्चे हैं, ऊँट की बातें हमसे मत करो, सोहनलाल ने कहा। सो जा। कहने के साथ वानखेड़े उठा और दरवाजे के भीतर से ऊपर नीचे दोनों सिटकनी लगा दी। उसे खोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं पहाड़ बन जाऊंगा। तो ऊँट कौन होगा? तुम, वानखेड़े ने जहरीले स्वर में कहा। ठीक है, मैं तो ऊँट बन जाऊंगा, लेकिन जो दूसरे केबिन में है, मेरा मतलब कि देवराज चौहान, क्या वह ऊँट बनने के लिए तैयार हो जाएगा? सोहनलाल ने व्यंग से कहा। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। कहो तो देवराज चौहान से इस बाबत पूछकर। थोबड़ा बंद रखो। इंस्पेक्टर साहब, यह रोप थाने में ही झाड़ना, और यह थाना नहीं बल्कि हम लोगों की बोट है। सोहनलाल की आवाज़ सख्त सी हो गई। यहाँ आवाज़ ऊंची की तो अभी देवराज चौहान को बुला लाऊंगा। वानखेड़े होंठ पींचकर रह गया। सो जा अब। कुछ देर बाद वानखेड़े बोला। मैं भी नींद मार लेता हूँ। मैं कहाँ पर नींद लूँ? कुर्सी पीछे सरका दे। तुम्हारा मतलब कि नीचे, लकड़ी के फर्श पर? सोहनलाल तीखे स्वर में कह उठा। हाँ, कहने के साथ ही वानखेड़े बेड पर लेटकर कश लेने लगा। कोई बात नहीं, लेट जाता हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल एकाएक हंसा। कैसी खुशी? यार, आज तक पुलिस वाले ही मुझ पर रोब मारते रहे, लेकिन आज मैंने पुलिस वाले पर रोब मारकर उसकी बोलती बंद कर दी, सोहनलाल ने पूर्वता लहजे में कहा। वानखेड़े ने गर्दन घुमाकर सोहनलाल को देखा। किसकी? मेरी बोलती? हाँ, देवराज चौहान का रौब मारा तो तुमने फौरन मुंह बंद कर लिया। तुम लोगों का वास्ता देवराज चौहान जैसों के साथ ही पड़ना चाहिए। सोहनलाल जैसों को तो तुम लोग कुछ समझते नहीं, सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। चुप हो जा, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। ज़्यादा बोला तो समुद्र में फेंक दूंगा। सुबह सब ढूंढते फिरेंगे कि एक सोहनलाल भी होता था, वह कहाँ चला गया? जवाब में सोहनलाल ने वानखेड़े को दांत दिखा दिए। देवराज चौहान सुबह 5 बजे उठ गया। हाथ मुंह धोकर वह जगमोहन के पास चालक कक्ष में पहुंचा। बोट तेजी से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। केबिन के लकड़ी के फर्श पर शमशेर सिंह और बख्तर सोए पड़े थे। हवा में पानी की महक थी और भोर का वक्त होने के कारण ठंड का एहसास हो रहा था। गुड मॉर्निंग, जगमोहन ने देवराज चौहान के केबिन में प्रवेश करते ही कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया और समुद्र में निगाह मारता हुआ बोला। ठीक रास्ते पर चल रहे हो? हाँ, जगमोहन ने बोट में फिट हुए पड़े दिशा यंत्र पर निगाह मारी। पिछले दिनों का सफ़र और रात भर की जाग के कारण जगमोहन की आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। तुम केबिन में जाकर नींद ले लो, बोट मैं संभालता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने बोट को ऑटोमेटिक सिस्टम पर फिट किया और खड़ा होते हुए बोला। बोट को तेज रफ्तार से लाया हूँ, करीब 1 घंटा कवर किया होगा। जगमोहन के उठने पर देवराज चौहान बोट की स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। मुझे उठाना मत, जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। लंबा ही सोऊंगा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। जगमोहन के जाने के बाद देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तभी सामने समुद्र के पानी में काला सा धब्बा नजर आने लगा। बोट को ऑटोमेटिक लॉक से हटाकर देवराज चौहान ने स्टीयरिंग संभाला। रास्ते में आने वाला छोटा सा टापू था। देवराज चौहान ने बोट को घुमाकर टापू के साइड से बोट को निकाला और धीरे धीरे पुनः उसे ठीक रास्ते पर ले आया। दिशा यंत्र की सुई सही दिशा का निर्देश दे रही थी। देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। दिन का उजाला फैल चुका था। बोट तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। थक गए होंगे, बोट मैं संभाल लेता हूँ। आवाज़ सुनकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। पीछे देखा। वानखेड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा था। रात को आंख लग गई, वरना मैं रात को ही बोट संभाल लेता, वानखेड़े ने पूर्वता लहजे में कहा। देवराज चौहान पुनः सामने देखने लगा।
बोट को ऑटोमेटिक लॉक पर लगा दिया। सिगरेट सुलगाकर कस लिया। सूर्य सिर पर चढ़ता आ रहा था। सूर्य की रोशनी समुद्र के पानी को इस तरह चौंधिया रही थी कि कभी कभी आंखें बंद हो जाती थी। वानखेड़े और करीब पहुंचा। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं बोट पर कैसे आ गया, वानखेड़े ने हंसकर कहा। सोच चुका हूँ। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। अच्छा, वानखेड़े पुनः हंसा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि श्रीराम आधी रात को भी तट पर क्यों मौजूद था, सिर्फ इसलिए कि हमें वह बोट दे सके जिसमें तुम कहीं पहले ही छिपे पड़े हो। देवराज चौहान की आवाज़ शांत थी। ठीक सोचा, वानखेड़े पुनः हंसा। इस काम के लिए श्रीराम को कितने पैसे दिए? एक भी नहीं, सिर्फ अपने कार्ड के दर्शन उसे कराने पड़े। वानखेड़े मुस्कुरा रहा था। यह इत्तेफाक ही रहा कि मैं जिस कैबिन में मौजूद था वह सोहनलाल का था। अब कहाँ है वह? कश लेकर अपनी सपाट निगाह वानखेड़े पर टिका दी। केबिन में सो रहा है, अभी उठ जाएगा, वानखेड़े ने लापरवाही से कहा। मैंने तुम्हें साथ चलने के लिए मना किया था। देवराज चौहान की निगाह वानखेड़े पर थी। मैंने भी तो कहा था कि मैं साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? बोट तीव्र रफ्तार के साथ दौड़ी जा रही थी। तुम्हारे काम का अंदाज देखने के लिए, यह देखने के लिए कि अपने कामों में हर बार तुम सफल कैसे हो जाते हो। आज तक तुमने हार का मुंह क्यों नहीं देखा? मैंने, देवराज चौहान ने अजीब से लहजे में कहा, कई बार हार का मुंह देखा है। कब? मेरे सुनने में तो नहीं आया। तुम मेरी हार को पहचान नहीं सके, क्योंकि कई बार मेरी जीत के आवरण में ही मेरी हार छिपी होती है। तुम सिर्फ ऊपरी खोल ही देखते हो। खोल के भीतर ना तो तुमने कभी जानने की चेष्टा की और ना ही जान सकोगे, क्योंकि भीतर जानने का मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। वानखेड़े मुस्कुराकर रह गया। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। मुझे पुलिस वालों का करीब में रहना पसंद नहीं। मैं सिर्फ यह देखने के लिए आया हूँ कि काम के दौरान तुम किन हालात में कमज़ोर पड़ते हो, ताकि फिर कभी मौका मिलने पर तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर सकूं। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। बोट ऑटोमेटिक लॉक पर थी। देवराज चौहान ने एक निगाह समुद्र पर मारी। रास्ता साफ था। वह उठा और वानखेड़े की तरफ पलटा। वानखेड़े, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला, तुम मेरी छूट और शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। मेरे साथ आने की गलती आज तुमने पहली और आखिरी बार की है। अगर कभी दोबारा की तो मजबूरन मुझे अपनी बात से पीछे हटना पड़ेगा, जो मैं पहले कह चुका हूँ। वानखेड़े देवराज चौहान के कठोर चेहरे को देखता रहा। मैंने तुम्हें सिर्फ यह छूट दी थी कि तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूरी छूट है तुम्हें मुझे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन मेरे से दूर रहकर, मुझसे चिपक कर नहीं। तुम्हारे साथ रहने पर कभी भी मेरा दिमाग फिर सकता है, जिससे कि तुम्हें नुकसान हो जाए। वानखेड़े ने शांत अंदाज में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, मेरे कहे उन शब्दों को हमेशा याद रखना। जो गलती तुम कर चुके हो, भूल कर भी यह गलती दोबारा मत करना। पुलिस के रिकॉर्ड में से तुम्हारा नाम भी उन शहीदों में गिना जाएगा जो ड्यूटी के दौरान किसी के हाथों मारे जाते हैं। ठीक है, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। बोट संभालो, 15 मिनट इसी दिशा में चलेगी। उसके बाद मैं आकर बताऊंगा कि उसका रुख किस तरफ करना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान वहां से हट गया। वानखेड़े स्टीयरिंग सीट पर बैठा और ऑटोमेटिक लॉक हटाकर बोट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वानखेड़े के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। एकाएक वह बड़बड़ा उठा, देवराज चौहान, एक दिन तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। देवराज चौहान ऊपर के केबिन में पहुंचा, जिसमें सोहनलाल था। सोहनलाल केबिन की लकड़ी के फर्श पर सोया पड़ा था। देवराज चौहान ने उसे चेक किया। सोहनलाल ठीक था। सपाट चेहरा लिए देवराज चौहान केबिन से निकला और नीचे आया। तब तक धूप की गर्मी से शमशेर सिंह और बख्तर उठ चुके थे। नाश्ता तैयार करके सबको दो, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ऊपर के केबिन में सोया पड़ा है, उसे नींद से जगाना। कहने के साथ ही देवराज चौहान बोट की छाया वाले हिस्से में पहुंचा और वहां मौजूद कुर्सी पर बैठकर समुद्र की विशाल छाती को निहारते हुए कष्ट लेने लगा। बख्तर और शमशेर सिंह की निगाहें मिली। ले ले बेटा खजाना, बावर्ची बन, बख्तर कुड़कर कह उठा। धीरे बोल,
और बकवास मत कर, शमशेर सिंह दबे स्वर में झल्लाकर कह उठा। तो और क्या करूं? चले थे खजाना लेने और मंजिल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते तय करने पड़ते हैं। शमशेर सिंह ने उसे समझाना चाहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल को सबकी टांगे भी धोना शुरू कर देना और कहना कि खजाना पाने के लिए सब कुछ धोना जरूरी हो जाता है। बख्तर ने तीखे स्वर में कहा। तो जुबान बंद रखेगा? शमशेर सिंह ने दांत भींचे। बख्तर ने वास्तव में होठ भींच लिए। उठ, सामान में से खाना तलाश करके ब्रेकफास्ट तैयार करना है, यही कसर बाकी बची थी। बख्तर ने सुलगे स्वर में कहा। देख, मेरे से किसी का कत्ल करा ले, अपहरण करवा ले, लेकिन यह खाना वगैरह बनाना तैयार करना मेरे बस का नहीं है। ठीक है, मेरे साथ तो लगा रह, शमशेर सिंह ने होठ खींचकर कहा। साथ ही तो लगा हुआ हूँ, उसी की वजह से तो ब्रेकफास्ट तैयार करने की नौबत आई है, बख्तर ने खा जाने वाले अंदाज में कहा। पहले सामान ढोने पर लगा दिया, अब नाश्ता तैयार करने को। अब आगे जाने क्या क्या करना पड़े। साला खजाना लेगा, यह सब खजाने से कम है क्या? बाकी बकवास बाद में करना, कहते हुए शमशेर सिंह उठ खड़ा हुआ। सोहनलाल उठकर नीचे आया, समुद्र के पानी में हाथ डालकर मुंह धोया, आंखों पर छींटे मारे, फिर मुंह साफ करता हुआ देवराज चौहान के पास पहुंचा। वानखेड़े से मिले? हाँ, साला रात को बेड पर सोया और मुझे नीचे सोने को मजबूर कर दिया। उल्लू का पट्ठा, मैंने भी झाड़ दिया और परवाह नहीं की कि वह पुलिस वाला है, सोहनलाल मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोला। देवराज चौहान के होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। अच्छा, हाँ, तुम्हारे नाम की धमकी सुनते ही साला ठंडा पड़ गया। फिर भी तुम नीचे सोए? वह, सोहनलाल खिसियाकर हंसा। वह तो मेरा मन था खुद नीचे सोने का। जगमोहन भी उठकर उनके पास आ पहुंचा। वानखेड़े को देखकर उसके चेहरे पर नापसंदगी के भाव आ गए। पूछने पर सोहनलाल से पता चला कि वह कैसे बोट में आया। जगमोहन का मन तो किया कि वानखेड़े को उठाकर समुद्र में फेंक दे, परंतु अपनी इस इच्छा को दबाकर रह गया। वानखेड़े ने सिर घुमाकर उसे देखा, मुस्कुराया। जगमोहन का खून सुलग उठा, उसने मुंह फेर लिया। शमशेर सिंह और बड़बड़ाता हुआ बख्तर नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थे। हम कब तक बात जाती वाले टापू पर पहुंचेंगे? जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा। अगर बोट की रफ्तार इसी तरह रही तो 12 बजे तक पहुंचेंगे। वानखेड़े से? ना चाहते हुए भी जगमोहन कह उठा। छुटकारा नहीं पाया जा सकता। भविष्य में यह हमारे साथ इस तरह आने की चेष्टा नहीं करेगा। करेगा तो मरेगा, मैं उसे वार्निंग दे चुका हूँ, कहते हुए देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती सिमट आई थी। 12:30 बजे उनकी बोट बात जाति के टापू में जा सटी। कुछ दूर एक बोट और नजर आ रही थी, जो कि जोसेफ वोहरा की थी। सूर्य सिर पर चढ़ा हुआ था। धूप और गर्मी के कारण उनके बदन पसीने से भीग रहे थे। सबकी निगाहें कुछ देर तक हर तरफ घूमती रही। सामने ही टापू का गहरा जंगल था। वह बोट किसकी है? तट पर लगी दूर नजर आ रही बोट को देखते हुए सोहनलाल ने पूछा। मीर सिंह या जोसेफ वोहरा की होगी। मुझे तो लगता है मीर सिंह की होगी, सोहनलाल ने विचार भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान बोट से उतरा। किनारे पर पिंडलियों तक पानी था, जिसे पार करता हुआ वह टापू की जमीन पर जा पहुंचा। टापू पर गहरा सन्नाटा व्याप्त था। एक एक करके सब तट पर आ गए। समुद्र की लहरें बोट को यहाँ से दूर ले जाएंगी, इसे बांध दो, देवराज चौहान बोला। जगमोहन और शमशेर सिंह ने मिलकर बोट को बांध दिया कि लहरें दूर न ले जा सकें उसे। रस्सी का एक सिरा बोट के साथ बंधा था और दूसरा सिरा टापू की जमीन पर मजबूत बल्ली का खूंटा लगाकर उससे बांध दिया था। बोट में से सारा सामान निकालकर शमशेर सिंह और बख्तर ने उठाया। जो बचा वह जगमोहन और वानखेड़े ने उठा लिया। सोहनलाल ने यह कहकर सामान उठाने से छुटकारा पा लिया कि वह तो सिंगल हड्डी का है, बोझ नहीं उठा सकता। देवराज चौहान दूसरी बोट की तरफ बढ़ गया था, जो कुछ दूर खड़ी थी। उसने उस बोट के भीतर का फेरा लगाया और बाहर आ गया। किसकी है यह बोट? जगमोहन ने सामान पीठ पर लादे पास आकर पूछा। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। मीर सिंह या जोसेफ वोहरा में से किसी एक की बोट होगी। तब तक बाकी सब भी पास आ गए थे। सामान उठाने में मजा आ रहा है? जगमोहन ने व्यंग से वानखेड़े से पूछा। वानखेड़े मुस्कुराया। एक साथ चलना है
तो मिल बांट कर खाना चाहिए। सिर पर डंडा पड़े तो कहने को यही शब्द रह जाते हैं, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। वानखेड़े पुनः मुस्कुराकर रह गया। देवराज चौहान ने सबको देखा। इस वक्त हम आपसी बात छोड़कर हमें टापू की तरफ ध्यान देना चाहिए। देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता के भाव थे। क्योंकि यह टापू सभ्य इंसानों से वीरान रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों के लिए कई खतरे हो सकते हैं। हमें एक एक कदम सावधानी से फूंक कर रखना है। आने वाले खतरे से डरने की अपेक्षा डट कर मुकाबला करना होगा। सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी। जैसा कि हमें मालूम है कि टापू पर आदमखोर लोग रहते हैं, उनसे तो हमें खास तौर से सावधान रहना है और इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उन पर गोली ना चलाई जाए। गोली चलाने का मतलब होगा कि इन लोगों को तहे दिल के साथ दुश्मन बनाना। उस हालत में हमारा बचना कठिन हो जाएगा। वे लोग आदमखोर हैं तो उनसे बचना वैसे भी कठिन होगा, वानखेड़े ने कहा। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिन्हें न छेड़ा जाए तो वे कुछ नहीं कहते। सबकी फितरत एक जैसी नहीं होती। हो सकता है इन आदमखोरों में भी कुछ लोग ऐसे ही हों। जहाँ तक हो सके इन लोगों को हमने अपना दुश्मन नहीं बनाना है। अगर वह दुश्मनी पर उतर आएं, हमें नुकसान पहुँचाएं तो जुदा बात है। सबके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। लेकिन आदमखोरों से हमारा टकराव तो होगा ही, क्योंकि हमें उस खजाने को पाना है जिन्हें ये लोग अपना देवता मानते हैं। खजाने को तो वे हाथ तक नहीं लगाने देंगे, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान कष्ट लेने के पश्चात बोला, यह बात की बात है जब हम खजाने के करीब पहुंच जाएंगे। इस समय मैं रास्ते की बात कर रहा हूं। हमें उनके साथ साथ मीर सिंह और जोजफ वोहरा से भी निपटना होगा। सामना होने पर किस ढंग से पेश आते हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। देवराज चौहान की निगाहें जंगल की तरफ गई। बोट से उतरने वालों के जूतों के निशान जंगल की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। इस तरफ से कुछ लोग जंगल में गए हैं। कदमों के निशान स्पष्ट जाहिर कर रहे हैं। हम भी इसी रास्ते से जंगल में प्रवेश करेंगे, देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा। सबसे आगे मैं रहूंगा। मीर सिंह अपनी पार्टी के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। घने पेड़ उनके आगे बढ़ने में बाधा पेश कर रहे थे। बहरहाल जैसे तैसे पेड़ों के बीच में से आगे बढ़े जा रहे थे। ज्यों-ज्यों रास्ता तय हो रहा था, त्यों-त्यों जंगल और भी घना होता जा रहा था। वे लोग हर बात के, हर खतरे के प्रति बेहद सावधान थे। सर, आपका क्या ख्याल है, अभी और कितना आगे बढ़ना होगा? मलिक ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, टापू बहुत बड़ा है, मीर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। सर, अभी तक आदमखोरों को नहीं देखा। उन्हें मालूम नहीं होगा कि हम लोग उनके टापू पर। उन्हें मालूम हो चुका है। कैसे? मैंने रात को उनकी चमकती हरी आंखें देखी थी। उन्होंने रात को ही हम लोगों का जायजा ले लिया था। ओह, और 2 घंटे पहले भीखा को भी उन्होंने उठाया है, जो पीछे चल रहा था, मीर सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वह लोग खामोशी के साथ हम पर हमला कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? वह तो खुलकर भी हमें घेर सकते हैं, मलिक बोला। बीच की बात तो वही जाने। सर, मलिक बोला, हमारे आदमी थक चुके हैं। काफ़ी सामान उन्होंने उठा रखा है। मेरे ख्याल में उन्हें थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए ताकि फ्रेश होकर आगे बढ़े। दोपहर हो रही है, कुछ खा भी लेना चाहिए। ठीक है, मीर सिंह ने विचार भरे स्वर में कहा। 1 घंटा रुक जाते हैं, खाना भी हो जाएगा। अजीत मलिक चंद कदम पीछे आ रहे आदमियों से बोला। हम काफ़ी चल चुके हैं, खाना खाकर अब कुछ देर आराम करेंगे। यह सुनकर कईयों के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। बोझा उठाए वे इतना थक चुके थे कि चंद कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मलिक के शब्द सुनकर सबने सामान नीचे रख दिया। मीर सिंह के लिए एक चादर बिछा दी गई। मीर सिंह चादर पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। खाने के नाम पर पैक सूखा खाना था, कई तरह का। भूख तंग न करे इसके लिए कुछ पेट में डालना था। 2 आदमी खाने के सामान में से खाना निकालने लगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।